नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। पहले पढ़ते हैं हम कवि परिचय। छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव जिले के निवासी थे। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। उन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का घर पर ही अध्ययन किया। इनके निराले व्यक्तित्व के कारण ही इनका उपनाम निराला पड़ गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति कविता संग्रह, अलका, निरुपमा, चोटी की पकड़ उपन्यास, चतुरी चमार, लीली सखी कहानी संग्रह तथा सुधा मतवाला समन्वय पत्रिका है। तो पढ़ते हैं हम कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पहले हम यहाँ तक इसको जो है समझते हैं। तो शब्दार्थ देखते हैं। अंत समाप्ति। वन जंगल, यहाँ जीवन रूपी वन है। मृदुल कोमल नाजुक, पात पत्तियाँ, कोमल सुकुमार मुलायम, गात शरीर, कर मतलब हाथ, निद्रित नींद में डूबी हुई या सोई हुई, प्रत्युष प्रभात या सवेरा, मनोहर मन को भाने वाला या सुंदर। अब इस पद्यांश का हम भावार्थ देखते हैं। इसका क्या अर्थ है ध्यान देखना, आप अपनी किताब में ध्यान रखें। कवि अपने उत्कर्ष काल का वर्णन करते हुए कह रहा है कि अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं होगा। अभी तो उसके जीवन रूपी उपवन में सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। यह तो उसके कवि जीवन का उत्कर्ष काल है, अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। वसंत के आने से जिस तरह प्रकृति में चारों ओर पेड़ों पर हरे हरे पत्ते आ गए हैं, उनकी डालियां पर कोमल कलियां आ गई हैं, पूरा वृक्ष ही नए नए कोमल पत्तों से ढक गया है, इससे लगता है कि उसका शरीर कोमल हो गया है। प्रकृति में चारों ओर कोमलता एवं मृदुलता फैल गई है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह का संचार हो उठा है। वह अच्छे कार्यों के माध्यम से यश का प्रसार करना चाहता है। वह अपने स्वप्निल हाथों को रात की निद्रा से अलसाई कलियों पर फेरना चाहता है तथा उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। अर्थात निराश एवं आलस्य में डूबे नवयुवकों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहता है, जिससे वे सजग होकर रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित हो। मतलब साथ में वो नवयुवकों को भी इस कविता के माध्यम से जो है प्रेरित कर रहा है। इसमें जो अलंकार या काव्य सौंदर्य भी बता देता हूँ आपको। जीवन के प्रति कवि का आशावादी दृष्टिकोण तथा रचनात्मक प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। अभी अभी हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कलियां कोमल में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश में तत्सम शब्दावली की बहुलता है। अब अपन दूसरा पद्यांश इसका देखते हैं। पद्य है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का
अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। शब्दार्थ देखते हैं। पुष्प पुष्प प्रत्येक फूल, तंद्रालस नींद की खुमारी या नींद से उत्पन्न आलस्य, लालसा इच्छा, नव नया, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी या खुशीपूर्वक, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, इसके अब हम जो है व्याख्या देखते हैं, भावार्थ समझने की कोशिश कीजिए। कवि रात भर सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प की नींद भरी आँखों से आलस्य छीन लेना चाहता है, अर्थात कवि उनका आलस्य दूर कर उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। कवि अपने जीवन में भी आशा एवं उत्साह का संचार कर रचनात्मक कार्य करना चाहता है। अभी उसे जीवन में बहुत से काम करने हैं। वह प्रत्येक पुष्प अर्थात हर नवयुवक से उसका आलस्य छीन लेना चाहता है, उन्हें उत्साहित करना चाहता है। कवि का अंतर्मन चाहता है कि फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी महक एवं सौंदर्य बिखेरते रहें। उसी प्रकार देश का प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के यश को वसंत के सौंदर्य की भांति अनंत काल तक चारों ओर बिखेरता रहे। जीवन में आशा एवं उत्साह से भरपूर कवि इन फूलों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, ताकि फूलों के समान उसका जीवन भी महक उठे। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है और उसका अभी अंत नहीं होगा। इसके अलंकार या काव्य सौंदर्य भी देखिए पद का। पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, नव जीवन का अमृत में रूपक अलंकार है। सहर्ष सींच दूंगा, द्वार दिखा दूंगा में अनुप्रास अलंकार है। कवि के कल्पनाशील एवं रचनात्मक कार्य का वर्णन हुआ है। काव्यांश की भाषा तत्सम शब्द युक्त पुष्प, अमृत, सहर्ष, द्वार, अनंत है। ठीक है, अब आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब हम प्रश्न अभ्यास पढ़ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर है, कवि का अंत अभी नहीं होगा। उसे ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के प्रति निराश नहीं है। वह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके उपवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है। उसे युवकों को उत्साहित करने जैसे अनेक कार्य करने हैं तथा स्वयं की रचनाओं तथा कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है। ठीक है, अब आपका ध्यान दूसरे प्रश्न पर जाऊंगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? सुने उसका उत्तर। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए तथा उनकी महक बनाए रखने के लिए कवि उनका आलस्य छीन लेना चाहता है। वह उन्हें अनंत समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उनकी आँखों की बोझिलता दूर करना चाहता है। कवि उन फूलों को अपने नव जीवन के अमृत से अभिसिंचित करना चाहता है। ठीक है, आपका ध्यान अब तीसरे प्रश्न पर जाऊंगा। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए अपने स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेरना चाहता है, जिससे पुष्प चुस्त, सजग
तथा महक बिखेरते हुए पुष्पित पल्लवित हो सके। वह उनको वसंत के मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। ऐसा करते हुए कवि चाहता है कि फूल खिलकर वसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दें। ठीक है, अब कुछ प्रश्न और जो कविता से आगे हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ, यद्यपि ये आपको आपस में चर्चा करना थी। तो इसका उत्तर देखें। भारतवर्ष में क्रमशः आने वाली 6 ऋतुओं से 5 के अपने गुण तो हैं, पर उनकी हानियाँ तथा नकारात्मक प्रभाव भी हैं। वसंत ऋतु में न वर्षा ऋतु जैसा कीचड़ होता है, न ग्रीष्म ऋतु जैसा तपन, उमस और पसीने की बदबू। इसी प्रकार न शिशिर ऋतु की ठंडक, न हेमंत ऋतु की हाड़ कपाती सर्दी और चारों ओर पाले की मार, वृक्षों की पत्तियां तक गिर जाती हैं। वसंत ऋतु में सर्दी गर्मी समान होने से मौसम अत्यंत सुहावना होता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्ते, कोंपले तथा हरे भरे पत्तों के बीच रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे तो पेड़ों के गले में हार के समान दिखाई देते हैं। मधुमाती, कोयल का गान, तन मन को महकाती हवा तथा पूरे यौवन का जोश लिए प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। यह ऋतु मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य जीवों को प्रसन्न कर देती है, इसलिए इस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसके साथ साथ वो 6 ऋतु हैं जो है क्रमशः, फिर भी आप इनका ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक है, इन 6 ऋतुओं में कौन है ऋतुराज? बसंत। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न कविता से आगे में देखें। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। मैं आपको बसंत ऋतु में आने वाले त्योहार के बारे में तो बताता हूँ, लेकिन निबंध आपको लिखना है। वसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत तथा वैशाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इसकी अवधि लगभग 2 माह होती है। इस ऋतु में निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं: बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, बैसाखी, होली। ठीक है, तो इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखकर मुझे जो है वह बताना है। हाँ, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। उत्तर देखें। विभिन्न ऋतुएं साल के विभिन्न महीनों से बारी बारी से आती है और अपनी सुंदरता बिखेर जाती है। ऋतुओं के परिवर्तन का मानव जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा खान पान, पहनावा तथा हमारी गतिविधियाँ इससे प्रभावित होती है। मुख्य ऋतुएं और उनके प्रभाव को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, पसीने से बोर करने वाली इस ऋतु में हम सूती तथा हल्के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। हमारे खाद्य तथा पेय पदार्थों में तरावट पहुंचाने वाली वस्तुएं, लस्सी, शिकंजी, छाछ, शीतल पेय पदार्थ आदि की मात्रा बढ़ जाती है ना। शीतल पेय से मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो देशी शीतल पेय उनकी बात करता हूँ। वर्षा ऋतु, इस ऋतु में चारों ओर कीचड़ फैल जाता है, वातावरण में नमी बढ़ जाती है, रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, वर्षा ऋतु में कोरोना जो है अभी चल रहा है और उसका वर्षा ऋतु में बड़ा फैलने की संभावना है, तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें। ठीक है, फिर है शीत ऋतु।
हड्डियाँ कपा देने वाली इस ऋतु में हम ऊनी कपड़े, कोट, शॉल, स्वेटर आदि का प्रयोग करते हैं। चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध तथा गर्माहट पहुंचाने वाली वस्तुओं का अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अब है वसंत ऋतु। तो इसे सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में ना अधिक सर्दी होती है और ना गर्मी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सर्वोत्तम ऋतु है। चारों ओर फैली प्राकृतिक सुषमा मनोरम लगती है। यह सब देख मन अनायास ही प्रसन्न हो उठता है। ठीक है, तो ये ध्वनि और उससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर हमने किए। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।